हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। लॉरेल हबर्ड टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वह किस देश की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉरेल हबर्ड हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। सी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो देखिए, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर है, इनका नाम है लॉरेल हबर्ड और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि लॉरेल हबर्ड ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट जिनका नाम लॉरेल हबर्ड है, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस में आ सकता है, तो उसमें उस दशा में आपका सही आंसर होगा वेट लिफ्टिंग। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित रिजर्व के मामले में आरबीआई की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आरबीआईज रैंक इन टर्म्स ऑफ रिजर्व ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 इज सेकंड। जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या मतलब है इसका। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सरप्लस ट्रांसफ़र करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरप्लस है, इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट जो ये हर साल भारत सरकार को ट्रांसफ़र करता है, आरबीआई के अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें पूरा करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट सरप्लस कहलाती है। अब देखो, आरबीआई को इनकम टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये केवल सरकार को जो है सरप्लस ट्रांसफ़र करता है। तो इसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जीडीपी के कितने जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जो सरप्लस दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो उस टर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी रैंक है, कौन से नंबर पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है टर्की। तो देखिए, जो जुलाई 2020 से मार्च 2021 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यह है 99,122 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो आरबीआई जो सरप्लस ट्रांसफ़र करता है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स, तो इसके अकॉर्डिंगली, इसके इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई जो है ये सरप्लस ट्रांसफ़र करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए टर्की पहले नंबर पर है, तो जीडीपी का 0.5%, जितनी जीडीपी है उसका जो जीडीपी है उसका 0.5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगी उतना जो है टर्की का जो बैंक है वो अपनी सरकार को जो है ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से जो भारत है, ये जो इंडिया की जीडीपी है उसका 0.44% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। तीसरे नंबर पर मलेशिया है, चौथे पर स्वीडन है, पाँचवें पर केन्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी विल बी द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखिए, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने जो ये राजस्थान में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ जो ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा और राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे पहले राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व। क्रेडिट आवश्यकताओं के साथ एमएसएमईज को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने एनएसआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद NSIC टू सपोर्ट MSMEs विद क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। देखिए इसके तहत क्या होगा, पहले ये जान लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके साथ एक MOU साइन किया है अंडर NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। तो इसके तहत जो MSMEs हैं उनको जो लोन चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी इनको MSMEs को जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो ये लोग NSIC का जो ऑफिस है वहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके MD एंड CEO राजकिरण राय जी हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जून। तो 23 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इस बार होस्ट कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। CBSE ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है या कोलैबोरेट किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो CBSE हैज कोलैबोरेटेड विद AICTE टू लॉन्च द इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम। तो देखिए इसके तहत क्या होगा, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इन्होंने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम इसको लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी CBSE के जो टीचर्स हैं तो उनको जो है AICTE के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। किन बेसिस किन मॉड्यूल्स के अंडर? देखिए 5 मॉड्यूल यहाँ पर जारी किए हैं। डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, आइडिया जनरेशन एंड आइडियल हैंड होल्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड फाइनेंस और सेल्स एंड HR। तो ये सभी मॉड्यूल्स हैं और इन्हीं के बेसिस पर इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि CBSE के चेयरमैन है मनोज आहूजा और AICTE के चेयरमैन है अनिल D सहस्त्रबुद्धे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बिहार लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इसमें क्या होगा, जो भी बेरोजगार जो यूथ हैं बिहार के, अगर वे अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें से 5 लाख केवल सब्सिडी अमाउंट होगी और बाकी का 5 लाख जो है एक लोन अमाउंट होगा जिसपे कि 1% इंटरेस्ट आपको देना होगा। दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें जो बेरोजगार जो वीमेंस हैं बिहार की, तो उनको जो है 10 लाख रुपए सपोर्ट दिया जाएगा। फिर से वही, अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, और उसमें से 5 लाख सब्सिडी अमाउंट होगा जो कि इन्हें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 5 लाख रुपए है वो लोन होगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। बात करें बिहार की, तो बिहार के CM नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान है और कैपिटल पटना है। यहाँ के 2 डिप्टी CMs के नाम है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। आपको जानना चाहिए कि बिहार में केवल 11.3% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज़ में रहती है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पर सबसे लोवेस्ट आंकड़े हैं। पहले नंबर पर है हिमाचल, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या जो है ये अर्बन एरियाज़ में रहती है। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। साथ ही बिहार के बारे में आपको जानना चाहिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी यहाँ पर है, और करकतकड़ वाटरफॉल यहाँ पर है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, उदयपुर लेक यहीं पर है, कबरताल रामसर वेटलैंड, ये हाल ही में बिहार का फर्स्ट रामसर वेटलैंड बना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हैं, और मधुबनी पेंटिंग का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ की मिथिला रीजन से ये बिलोंग करती है, और महाबोधि टेम्पल। तो ये सभी जो है बिहार में स्थित हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी और कबरताल रामसर वेटलैंड, ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इनको आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आर चंद्रमौली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जिबूती। तो आर चंद्रमौली को रिपब्लिक ऑफ जिबूती में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जिबूती के बारे में आपको जानना चाहिए कि कैपिटल इसकी जिबूती ही है, करेंसी यहाँ की जिबूशियन फ्रैंक है। तो ये है आपकी लोकेशन। देखिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ये देख रहे हैं ना आप हॉर्न की तरह बिल्कुल। तो एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये चारों कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आप गल्फ ऑफ एडन देख रहे हैं और ये है रेड सी, और यहाँ पर बीच में जो एक छोटा सा स्ट्रेट है इसका नाम है बब एल मंडब। तो बब एल मंडब क्या करता है? गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है। तो ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एल प्रशांत पीसे को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एल प्रशांत पीसे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इराक। और इराक की बात करें तो यहाँ की कैपिटल बगदाद है, यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। ये है यहाँ पर इराक, ये पूरा अरब पेनिनसुला है। हाल ही में भारत और फिजी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिजी की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रिसेंटली इंडिया एंड फिजी साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। सुवा इज द कैपिटल ऑफ फिजी। तो फिजी जो है ये एक साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है ये सुवा है। करेंसी यहाँ की फिजियन डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट जियोजी कॉनरॉड हैं और प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमरामा हैं। ATP 500 हॉले ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ह्यूगो हम्बर्ट वॉन ATP 500 हॉले ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो फ्रांस के हैं ये और इन्होंने एंड्रे रुब्लेव जो कि रशिया के हैं इनको हराया है। एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक एज पर एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 इज 51st। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है स्विस नेशनल बैंक के द्वारा जो कि स्विट्जरलैंड का नेशनल बैंक है। तो इसमें ये कहा गया है कि इंडियन इंडिविजुअल्स और जो फर्म्स हैं तो इन्होंने जो स्विस बैंक में जो अपने फंड्स रखे हुए हैं टोटल अमाउंट है इनकी 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक्स यानी 20,700 करोड़ रुपए। 2020 की ये बात हो रही है और इसी वजह से भारत का नंबर जो है ये 51st है यानी 51वें नंबर पर है भारत। ठीक है, अगर कंट्रीज़ को देखें कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा फंड स्विस नेशनल बैंक में है तो उस मामले में 51st नंबर पर है आपका इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया। और पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विस फ्रैंक्स 377 बिलियन जो है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में इनका जमा है। दूसरे नंबर पर है US। किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को प्रतिष्ठित यूरोपीय इन्वेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडो अमेरिकन केमिस्ट सुमिता मित्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। और किस कैटेगरी में दिया गया है? नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सुमिता मित्रा को। द नटमेग्स कर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अमिताभ घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द नटमेग्स कर्स। देखिए फ्रेंड्स, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी जो पुरानी बुक्स हैं मे बी
आज के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और अगर उन कोई नई बुक रिलीज़ करें तो वो तो आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, आप उनकी एक लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। 3-4 बुक उनकी काफ़ी फेमस होती हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। अरुंधति रॉय है, विक्रम सेठ है, सलमान रश्दी है, किरण देसाई, अनीता देसाई, अरविंद अडिगा, चेतन भगत, झुम्पा लाहिरी, शशि थरूर और रस्किन बॉन्ड। तो इन सभी की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी लिस्ट आपको एक बनानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। इनकी जो पुरानी बुक्स हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, और जो नई बुक रिलीज़ होती है तो ये तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई बुक जो है इनकी पूछी जाएगी। जैसे सलमान रश्दी है, इन्होंने हाल ही में 2 बुक लॉन्च की हैं, हमने MCQs में कवर की हैं, तो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी। इसी तरह से रस्किन बॉन्ड ने भी एक बुक हाल ही में रिलीज़ की थी, तो वो भी पूछी जाएगी। तो इसलिए आप इन सभी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम अमिताभ घोष की बात करें, इनके जो फेमस बुक्स या नॉवेल्स हैं, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज़, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है SSC के, याद रखिएगा। रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड और द सर्कल ऑफ रीजन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड्स। तो ये जो है ए है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या चाहती है? ये चाहती है 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स। तो इसको कौन बना कर देगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कितना बजट यहाँ पर अलॉट किया गया है? 583 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, देखिए, बाय इंडियन IDDM। तो देखिए, भारत की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसके तहत ये कैटेगरी आती है IDDM, यानी इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, यानी भारत में ही डिजाइन किया गया हो, भारत में ही डेवलप किया गया हो और मैन्युफैक्चर किया गया हो। तो इस कैटेगरी के तहत ये जो 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं ये बनाए जाएंगे। जून 13, जो कि एक नवघोषित US राष्ट्रीय अवकाश है, ये किस वर्ष 19 जून को दासता या दास प्रथा की समाप्ति का प्रतीक है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। जून 10, द न्यूली डिक्लेयर्ड US नेशनल हॉलीडे मार्क्स द एंड ऑफ स्लेवरी ऑन जून 19 इन 1865। देखिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए। हाल ही में क्या है कि US गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जून 10 यहाँ पर जो मनाया जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को, इसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी इसको नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश इसको मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ये जून 10 है, तो ये 19 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो 19 जून, तो किस वर्ष के 19 जून को जो है दास प्रथा की समाप्ति के उपलक्ष्य में ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जानते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले तो ये जानिए कि जून 10 ये जो है जून प्लस 19 इन दोनों शब्दों से मिलकर बना था। इस तरह के शब्द को कहते हैं पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू शब्द इनको बोलते हैं, जो कि देखिए 2 शब्द हैं, जून और 19। तो इस तरह का शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो और उन दोनों शब्दों के साउंड और अर्थ उस एक सिंगल वर्ड में आ जाए, उसे बोलते हैं पोर्टमैंट्यू वर्ड। जैसे कि हो गया ये जून 10, ठीक है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं मोटेल, जो कि मोटरवेज प्लस होटल से बना है। जैसे कोई ट्रैवलर है तो वो किसी रोड पर जैसे ट्रैवल कर रहा है, तो रोड साइड में जो होटल बने हुए रहते हैं उनको, जहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी होता है, तो उनको बोलते हैं मोटेल। इसी तरह से ब्रेक्सिट, ये ब्रिटेन प्लस एक्सिट से बना है, तो ये भी क्या हुआ? पोर्टमैंट्यू वर्ड हुआ। इसी तरह से हैंगरी, HANGRY, ये किससे बना है? हंगरी प्लस एंग्री से, यानी कि आप भूखे हो, इसी वजह से आपको जो है गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा आपका मूड खराब है, तो उसको बोलते हैं हैंगरी। आई एम हैंगरी, यानी मैं हंगरी के साथ साथ एंग्री भी हूँ। खैर, इसको देखिए जून 10। तो देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। क्यों किया जाता है? क्योंकि 19 जून को, पूरा ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 19 जून 1865 को क्या हुआ? मेजर जनरल जॉर्डन ग्रेंजर, तो इन्होंने जो है टेक्सास में ये अनाउंस किया कि अमेरिका में सिविल वॉर और स्लेवरी इन दोनों को ही समाप्त किया जाता है। तो इन दोनों की समाप्ति के साथ
जो है भारत में, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स में जो दास प्रथा है या दासता है, इसकी समाप्ति हो गई और सिविल वॉर भी यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य में जूनटीन्थ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इस सेलिब्रेशन को जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट है, इसने कहा है कि हम इसको नेशनल हॉलीडे का दर्जा देंगे, यानी अब इस दिन अवकाश रहेगा। साथ ही अगर आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि अमेरिकन सिविल वॉर ये 1861 से 1865 तक चला था। ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं इस तरह के। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 जून। एस्टर डुफ्लो इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? सो सी इज अ फ्रेंच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और 2019 का नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में इनको मिला था, जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर के साथ शेयर किया था। नेक्स्ट है, हु इज़ द सीईओ ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी? तो ये है अनिल कुमार जैन और 19 जून 2003 को इसने अपना कार्य करना शुरू किया था निक्सी ने, और हाल ही में जो है 18वां फाउंडेशन डे इसने अपना सेलिब्रेट किया है 19 जून को, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। Which two non-member states have a observer state status in the United Nations? Answer is the Holy See and Palestine. New START is a nuclear arms control treaty involving which two countries? Answer is US and Russia. और आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जी तेजस्विनी इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वेनेजुएला? देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम, जैसे अब क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं। जैसे साउथ अमेरिका है तो सबसे पहले अब साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज हम कवर कर लेते हैं। डेली आपसे एक साउथ अमेरिका की कंट्री की कैपिटल और करेंसी पूछ ली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब साउथ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका करेंगे, उसके बाद फिर एशिया पर आ जाएंगे, फिर अफ्रीका पर और लास्ट में करेंगे यूरोप। तो इस तरह से आपकी सभी कैपिटल करेंसीज यहाँ पर पूरी करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, डेली नोट किया कीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका की कंट्री ली है हमने वेनेजुएला। तो साउथ अमेरिका जो है अगले आने वाले 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपका एक कॉन्टिनेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका की देख लेंगे, ठीक है। तो आज से आप जो है इसको अपना नोट करते रहिए और अगले दिन इसको रिवाइज भी किया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब केवल एक देश के बारे में आप एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वेनेजुएला, ये आपको बताना है। महान पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट? इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।